गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमने जो पिछली क्लास ली थी उस क्लास के अंदर अपन ने क्लीवेज के बारे में स्टडी कर रहे थे, विदलन के बारे में। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विदलन। और इसके अंदर हमने जो अब तक पढ़ा है विदलन क्या होता है, सेकंड स्टेप जो हमने पढ़ी थी वो थी विदलन की विशेषता क्या क्या होती है। उसके बाद में हमने विदलन की दर पढ़ी है कि विदलन की दर कोशिका द्रव्य निर्धारित करता है, न कि केंद्रक। ठीक है। इसके बाद में हमने विदलन के तल पढ़े हैं कि विदलन के तल कितने होते हैं, अर्थात जो विदलन की जो खांच होती है वो किस तल से निश्चित अंडे को काटेगी। ठीक है। अर्थात कोशिका में यानी एक कोशिकीय संरचना से बहुकोशिकीय संरचना बनती है, तब जो खांच बनती है, विभाजन की जो खांच बनती है वो किस तल से विभाजित होगी। इसके आधार पर हमने 4 तल पढ़े थे। वो पढ़े थे हमने जैसे इक्वेटोरियल, मेरिडियोनल, ठीक है, वर्टिकल, लैटिट्यूडिनल पढ़े हमने, कई हमने पढ़े हैं। उसके बाद में हमने जो उससे नेक्स्ट क्लास थी उसके अंदर पढ़ा है पैटर्न ऑफ क्लीवेज, यानी विदलन के प्रतिरूप कि जो विदलन के फलस्वरूप जो कोरक खंड बनते हैं, यानी जैसे ये अंडा है, ये विदलन हुआ, इस विदलन के फलस्वरूप जो बनने वाली ये कोरक खंड है कैसे अरेंज होंगे फ्यूचर में, यानी बनने वाले कोरक खंड किस प्रकार से अरेंज होते हैं। ठीक है। तो उसे बोलते हैं विदलन के प्रतिरूप। जो हमने 4 प्रकार पढ़े हैं, रेडियल क्लीवेज पढ़ा है, बाइरेडियल पढ़ा है, स्पाइरल पढ़ा है और बायलैटरल पढ़ा है। ठीक है। यहां तक अपनी स्टडी की थी क्लीवेज के बारे में। आज पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ क्लीवेज। टाइप्स ऑफ क्लीवेज यानी विदलन के प्रकार, विदलन कितने प्रकार का होता है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है। अब विदलन के जो प्रकार होते हैं हम उन प्रकारों की जो स्टडी करेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ क्लीवेज, विदलन के प्रकार। अब विदलन के जो प्रकार है वो हम 2 आधार पर हम स्टडी करेंगे। इसके 2 बेस होते हैं। देखो, किसी भी चीज के हम टाइप्स पढ़ते हैं या उसका वर्गीकरण पढ़ते हैं तो हम उसका कोई ना कोई आधार बिंदु अवश्य होता है। तो पहला आधार बिंदु है कि उसकी जो टाइप्स पढ़ेंगे किस आधार पर पढ़ेंगे। पहला है कोरक खंडों की, कोरक खंडों की, कोरक खंडों की नियति के आधार पर विदलन के प्रकार। नियति का मतलब हो गया फ्यूचर, भविष्य कैसा होगा, जो बनने वाले कोरक खंड है उनका फ्यूचर कैसा होगा, उस आधार पर विदलन के प्रकार पढ़ेंगे। इसमें ये 2 प्रकार का होता है। पहला ए, फर्स्ट है निर्धारी, इसे निर्धारी क्लीवेज विदलन, इसे हम डिटरमिनेटिव क्लीवेज भी कहते हैं इंग्लिश में। डिटरमिनेटिव, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं किस प्रकार से इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। देखिए,
ये टू एन जायगोट है, इसमें विदलन हुआ, जैसे मान लीजिए ये है, ये 4 कोशिकाएं बन गई, 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर मैं इन चारों कोशिकाओं को सबको अलग अलग कर दूं, सबको सेपरेट कर दूं, ठीक है ना, या पहला फर्स्ट ऑप्शन ये रखूं कि इसमें से मैं ये क्या क्या बनाती है, फ्यूचर में क्या क्या बनाती है। देखो, अगर मान लीजिए मैं 1 नंबर की इस कोशिका को हटा दूं और अब ये आगे चलकर एम्ब्रियो का निर्माण करेगा, तो जो 1 नंबर था, 1 नंबर जो कोरक खंड था, उससे मान लो ब्रेन बनता है, ब्रेन, या उससे मान लो अपने तो हैंड एंड लेग्स, हाथ और पैर बनते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इससे जो एम्ब्रियो बनेगा, इसमें किसकी एब्सेंस रहेगी, क्या अनुपस्थित रहेगा, हैंड्स एंड लेग्स, ये दोनों के दोनों ही इस एम्ब्रियो के अंदर नहीं पाए जाएंगे। अर्थात प्रत्येक कोरक खंड का भविष्य निश्चित है कि उसे भविष्य में क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। अतः इस प्रकार की विदलन को क्या कहते हैं, निर्धारी विदलन। क्या बोलते हैं, निर्धारी विदलन। अर्थात परिवर्धन के दौरान विकसित हो रहे भ्रूण में से किसी भी विशिष्ट कोरक खंड को हटा दिया जाए तो उससे विकसित होने वाले विशेष संरचना का निर्माण नहीं होगा, ठीक है, जिसका निर्माण इस हटाए गए कोरक खंड से होना था। इस प्रकार का विदलन क्या कहलाता है, निर्धारी प्रकार का विदलन। हमने 4 कोशिकाओं में से 1 हटा दिया, एक जो कोशिका थी वो क्या बना रही थी, हैंड्स एंड लेग्स। अब जो एम्ब्रियो बनेगा वो अनकंप्लीट बनेगा, पूर्ण एम्ब्रियो नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें 1 नंबर कोरक खंड से क्या क्या बनते थे, हैंड्स एंड लेग्स, हाथ और पैर। तो इस प्रकार के विदलन को क्या बोलते हैं हम, निर्धारी विदलन। और ये किसमें पाया जाता है, मोलस्का और एनेलिडा के सदस्यों के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा अनिर्धारी विदलन, अनडिटर्मिनेटिव। बी दूसरा प्रकार है अनिर्धारी विदलन, अनडिटर्मिनेटिव क्लीवेज, अनडिटर्मिनेटिव क्लीवेज अनिर्धारी विदलन है। और अनिर्धारी विदलन में इसमें कौन आते हैं, ड्यूटेरोस्टोम जीवों में लगभग कोशिका प्रत्येक खंड पूर्ण शक्त होता है 8 कोशिका अवस्था तक। यानी देखिए, जैसे मान लो ये कोई ड्यूटेरोस्टोम का यानी 2n जायगोट है, 2 कोशिकाएं बन गई, 4 बन गई और ये 8 बन गई। अगर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कोरक खंड बन गए। अब इन 8 कोरक खंडों में को सबको मैं अलग अलग कर दूं, सबको मैं अलग अलग कर दूं, तो इन 8 कोरक खंडों में इतनी शक्ति होती है
इतनी कैपेसिटी होती है कि ये भी पूरा एम्ब्रियो बना सकती है, 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 अर्थात पूर्ण सख्त कोशिका होती है ये। अगर इस अंडाणु में से, इस 2n जायगोट में विदलन के फलस्वरूप इस एम्ब्रियो में से अगर मान लीजिए मैं इतने कोरक खंड भी हटा दूं तो भी ये कंप्लीट एम्ब्रियो बनेगा, क्योंकि अभी कोशिकाओं का भविष्य निश्चित नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? इनका भविष्य निश्चित नहीं हुआ। ठीक है, अर्थात इनमें से मैं 8 में से 7 कोशिकाओं भी हटा देंगे तो भी ये अकेली कोशिका, एक कोशिका पूरे एम्ब्रियो का निर्माण कर सकती है। अतः इस प्रकार के विदलन को क्या बोलते हैं? अनिर्धारित विदलन, अर्थात इसमें कोरक खंडों का भविष्य निर्धारित नहीं होता, अर्थात परिवर्तनशील होता है। अतः विकास के दौरान यदि किसी कोरक खंड को हटा दिया जाए तो भी विकसित हो रहे भ्रूण पर किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट, संरचना में कमी नहीं आएगी। और अगर उसके स्थान को भी परिवर्तित कर दिया जाए तो भी स्थान परिवर्तित करने से भी उस एम्ब्रियो के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। अतः इस प्रकार का विदलन किसमें पाया जाता है? ड्यूटेरोस्टोम्स में। ठीक है ना? अतः इस प्रकार की विदलन को क्या कहते हैं? निर्धारित विदलन। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है, हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है पित्तक की मात्रा। ये तो हो गया हमारा किसके आधार पर हुआ है? कोरक खंडों की नियति के आधार पर विदलन के प्रकार। अब जो दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पित्तक की मात्रा के आधार पर। पित्तक की मात्रा एवं वितरण के आधार पर विदलन के प्रकार। Distribution of the yolk and amounts of the yolk are, यानी bases of the cleavage are 2 types। क्लीवेज 2 प्रकार का होता है। देखो, सभी जंतुओं के अंडों में, कोई भी जंतु हो, सभी जंतुओं के अंडों में पित्तक की मात्रा अवश्य पाई जाती है, या तो बहुत कम पाई जाती है या पित्तक की मात्रा अधिक पाई जाती है, लेकिन पाई अवश्य जाती है। पित्तक अंडे में संचित भोजन होता है, यह हमें सबको मालूम है। पित्तक क्या होता है? संचित भोजन होता है, अर्थात प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, इन तीनों को कंबाइंडली क्या कहते हैं? योग। ये संचित भोज्य पदार्थ होता है। ठीक है, अतः यह भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेता, परंतु इसकी मात्रा और वितरण विदलन को प्रभावित करती है। पित्तक समझ गए ना? यानी इसके निर्माण में भाग नहीं लेता कि हाथ बनाएगा, पैर बनाएगा, सिर बनाएगा ना, सिर्फ उसका पोषण करता है। और दूसरा, ये विदलन को प्रभावित करता है। इसकी कितनी मात्रा है, ज्यादा है या कम है, ये किसको प्रभावित करेगा? विदलन को प्रभावित करता है। ठीक है, अतः हम अब इसके आधार पर, पित्तक की मात्रा और वितरण के आधार पर हम विदलन के प्रकार पढ़ते हैं। पहला प्रकार है, देखिए ए, यह है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इसे हम बोलते हैं पूर्णभंजी विदलन। पूर्णभंजी विदलन, इसमें क्या आता है देखिए, यानी अगर विदलन खांच अंडे के एक सिरे से स्टार्ट होकर दूसरे सिरे में आर पार जाती है, ऐसे
यहां से स्टार्ट हो और ऐसे जाए, यहां से स्टार्ट हो और ऐसे जाए, यहां से स्टार्ट हो और ऐसे जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णभंजी विदलन। ऐसे अंडे जिनके अंदर पित्तक की मात्रा बहुत कम या समान रूप से वितरित है, ठीक है ना, तो उनमें इस प्रकार का विदलन पाया जाता है। यह भी दो प्रकार का होता है। पहला है फर्स्ट इक्वल होलोब्लास्टिक, यानी समान पूर्ण भंजी विदलन। इसका अर्थ देखिए, यानी समान का मतलब हो गया ऐसे अंडे जिनके अंदर पित्तक समान रूप से वितरित है, अतः बनने वाले कोरक खंड किस कैसे बनेंगे? समान आकृति के। सभी कोरक खंड समान होंगे ऐसे, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। ठीक है, अर्थात इस प्रकार के विदलन में अंडों में पूर्ण विभाजन होता है, जिसको दो समान आकृति के कोरक खंड प्राप्त होते हैं। अतः इस प्रकार का किसमें पाया जाता है? सूक्ष्म पीतकी या समपीतकी अंडों के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, दूसरा अनइक्वल होलोब्लास्टिक, इसे बोलते हैं असमान पूर्ण भंजी विदलन। इसमें देखिए, जैसे ऐसे अंडे जिनके अंदर थोड़ा सा पित्तक ज्यादा पाया जाता है और विदलन खांच अंडे को पूर्ण रूप से दो भागों में तो बांटेगी, ठीक है, परंतु विकसित होने वाले कोरक खंड समान आकृति के नहीं होते। अर्थात इन अंडों में पित्तक वाले ध्रुव के जो कोरक खंड होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं और एनिमल पोल की तरफ जो कोरक खंड होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं। ठीक है ना, देखो जैसे ये कोरक खंड है, ये है 2n जायगोट, ठीक है, और 2n जायगोट की अगर हम इसमें विदलन करें तो देखिए, अगर इसमें मान लीजिए इस साइड में ये एनिमल पोल है, विदलन खांच यहां से स्टार्ट हो और यहां पर आते आते तिरछी हो जाए, यहां पर आते ऐसा, क्योंकि योग क्या करता है, विदलन खांच को स्लो करता है और उसको तिरछापन दे देता है, जिसके कारण अब एक बड़ा हो गया और एक छोटा हो गया। ऐसे ही मान लीजिए यहां से कोई विदलन खांच है, ऐसे तिरछी होगी। अतः इसमें किस प्रकार के कोरक खंड बनेंगे? दीर्घ कोरक खंड तो बनेंगे, जो पित्तक वाला भाग उधर, और छोटे लघु कोरक खंड बनेंगे जिधर एनिमल पोल है सक्रिय ध्रुव की तरफ। और ये किसमें पाया जाता है? मेंढक और मछलियों में इस प्रकार का विदलन पाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना इसे क्या बोलते हैं? होलोब्लास्टिक क्लीवेज, पूर्ण भंजी, यानी विदलन खांच अंडे को पूर्ण रूप से दो भागों में तो बांटती है, लेकिन पित्तक की मात्रा इसके आधार पर भी, यानी बनने वाले कोरक खंड समान होंगे या असमान होंगे, इसके आधार पर भी कितने प्रकार का होता है? दो, इक्वल और अनइक्वल। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं उसे बोलते हैं मीरोब्लास्टिक। ये इसी का बी है, इसको हम क्या बोलते हैं? मीरोब्लास्टिक
क्लीवेज, अपूर्ण भंजी विदलन, अर्थात ऐसा विदलन, इस तरह के विदलन में बहुपीतकी और मध्य पीतकी अंडे आते हैं। पित्तक की मात्रा बहुत अधिक होती है और अधिक होने के कारण विदलन कांच केवल एनिमल पोल या सक्रिय ध्रुव, सक्रिय कोशिका द्रव्य का ही विभाजन कर पाती है। पित्तक वाला भाग अविभाजित रहता है, अतः इसे अपूर्ण भंजी विदलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2n जायगोट है, ठीक है, इसमें सिर्फ इस जगह पर, इतनी सी जगह पर सिर्फ क्या है, सक्रिय कोशिका द्रव्य है, और बाकी का ये क्षेत्र क्या है, इसमें योग भरा हुआ है। तो ये भाग विभाजित नहीं होगा, सिर्फ इसमें ही विभाजन होगा। बाकी का ये क्षेत्र क्या रहेगा, अविभाजित रहेगा, अर्थात योग वाला क्षेत्र अविभाजित रहेगा, बिना योग वाला क्षेत्र विभाजित हो जाएगा। इसको भी हम इसका भी हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है बिंभाव यानी डिस्कोइडियल होलो डिस्कोइडियल मीरोप्लास्टिक क्लीवेज, जिसे बिंभाव अपूर्ण भंजी विदलन कहते हैं। इसमें कौन सा आता है, पहला बिंभाव अपूर्ण भंजी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्कोइडियल मीरोप्लास्टिक क्लीवेज। इसका देखिए कैसे इसमें वितरण होता है। इसको मैं बता रहा हूं ऊपर की तरफ। देखिए जैसे ये 2n जायगोट है, इसमें सक्रिय ध्रुव सिर्फ एक डिस्क के रूप में, जैसे अपने सीडी आती है, सीडी के बीच में छिद्र आता है, उसी तरह से अंडाणु के अंदर एक डिस्क के रूप में ही सक्रिय ध्रुव पाया जाता है, सक्रिय क्षेत्र पाया जाता है, बाकी में क्या पाया जाता है, योग पाया जाता है। जैसे ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर ही विभाजन होगा, कोरक खंडों का निर्माण इसमें ही होगा, बाकी का ये क्षेत्र क्या रहेगा, अविभाजित। अतः इसे क्या बोलते हैं, बिंभाव अपूर्ण भंजी विदलन। तो ये किस रूप में हो गया, डिस्क के रूप में, और ये क्या है, योग, ठीक है। फिर आता है सतही अपूर्ण भंजी विदलन, सुपरफिशियल क्लीवेज, ठीक है ना। और ये किसमें पाया जाता है, सुपरफिशियल का मतलब हो गया यानी ऐसे अंडाणु, ऐसे 2n जायगोट जिनके अंदर पित्तक बिल्कुल यानी मध्य में पाया जाता है, सेंट्रोलेसिटल जो एक्स होते हैं, केंद्र पीत की जो अंडे होते हैं, उनके अंदर पित्तक बीच में होता है, और परिधि वाला क्षेत्र ये सक्रिय ध्रुव कहलाता है। और ये बीच के अंदर जो एरिया है ये योग है, ये योग वाला क्षेत्र है। इसमें सबसे पहले जैसे ये केंद्रक है, इसके बार बार विभाजन से बहुत सारे केंद्रक स्थापित हो जाते हैं ऐसे, जिसे बहुकेंद्र की अवस्था बोलते हैं। उसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होकर बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण होता है। अतः सिर्फ विभाजन कहां पर होगा, सतह पर। कोरक खंड कहां पर बनेंगे, परिधि की तरफ। अतः इसे क्या बोलते हैं हम, सतही अपूर्ण भंजी विदलन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सतही अपूर्ण भंजी विदलन, ठीक है ना। और इस प्रकार का विदलन किसमें पाया जाता है, कीटों के अंदर। किसमें पाया जाता है, कीटों के अंदर।
पहले किसका विभाजन होगा, जो केंद्रक होता है, सक्रिय केंद्रक होता है, उसमें बार बार विभाजन से बहुकेंद्रकीय संरचना बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद में इसके कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है पट्टियों के द्वारा। ठीक है, अतः इस प्रकार का विचलन किससे पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कीटों के अंदर। ये हो गया अपने विदलन के प्रकार, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये कि विदलन कितने प्रकार का होता है, विदलन के प्रतिरूप कितने हैं, विदलन के तल कौन कौन से हैं। ठीक है, जय हिंद।